बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया था और इक्वल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई किया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrices equation। हमारे पास एक मैट्रिसेस इक्वेशन की फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने उसको उनकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करके, यानी कि अकॉर्डिंग करके कुछ वैल्यू, कुछ A, B, C, D की वैल्यूज को मैंने निकालना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरफ से है, इस तरह से है। As the corresponding elements of equal matrices are equal to, for example, जो corresponding elements से related मेरे पास equal matrices हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? A plus C is equal to 0। मैंने A plus C is equal to 0 को फर्स्ट पे रख लिया। अब जब इसको फर्स्ट मैंने इक्वेशन बनाई तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे पास। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड A plus 2B is equal to -7, यानी कि A plus 2B is equal to -7 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास इक्वल मैट्रिसेस में इसके इक्वल आ गई, और ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन मेरे पास बन गई। उसके बाद थर्ड में मेरे पास क्या आ रहा है? C minus 1 is equal to 3, C minus 1 is equal to 3। ये भी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के को मैंने इक्वल कर मैट्रिसेस में इक्वल कर दिया, तो मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई? 3 इक्वेशन बन गई, यानी कि C minus 1 is equal to 3। उसके बाद 4 की तरफ देखते हैं। 4D minus 6 is equal to 2D, 4D minus 6 is equal to 2D, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कुछ जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल थे उनको मैंने 4 इक्वेशन की फॉर्म में मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरे पास 4 इक्वेशन बन गई है, लेकिन इनकी मदद से मैंने अपनी वैल्यूज को फाइंड करना है। वो वैल्यूज कौन-कौन सी है मेरे पास? A, B, C और D, A, B और C, D, यानी कि 4 वैल्यूज को मैंने फाइंड करना है। अब जाहिर सी बात, मैंने ये देखना है कि मैं इन चारों में से कौन सी इक्वेशन नंबर को पहले लूंगा, ताकि मैं इजीली C, D, E तो है ही नहीं स्टूडेंट्स, इसमें A, B, C, D की मैं वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूं। क्यों 3 को मैंने लिया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जो मैंने यहां पे राइट की, C minus 1 is equal to 3। अब मैंने ये क्यों ली स्टूडेंट? ताकि इजीली इसमें मेरे पास सिर्फ A की वेरिएबल है, सिर्फ A की वेरिएबल है, जो कि C मौजूद है। तो यानी कि सिंपल न्यूमेरल्स को मैं इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाऊंगा और अपनी वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 को ले लिया, C minus 1 is equal to 3। अब C is equal to 3 अपनी जगह पर ही रहा। जब -1 इक्वल की राइट साइड पर आया, -1 इक्वल की राइट साइड पर आया, तो ये +1 हो गया। 3 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? C is equal to 3 में 1 ऐड कर दिया, तो 4 आ गया। C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 4 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन नंबर 4 को लिया। अब इक्वेशन नंबर 4 में भी सिंपल मेरे पास ये कौन से वेरिएबल है, ये सेम है दोनों, यानी कि कोएफिशिएंट मेरे पास दी के सेम है, और -6 है, यानी कि इसकी मदद से भी मैं d की वैल्यू को आसानी से निकाल सकता हूं, यानी कि फाइंड कर सकता हूं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 मैंने क्या ली? 4D minus 6 is equal to 2D। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसमें क्या किया? D वाले कौन से मेरे पास कोएफिशिएंट थे उनको एक साथ कर लिया। अब D वाले कोएफिशिएंट किस तरह से मैंने एक साथ किया? 4D अपनी ही जगह पर रहा। जब 2D इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आया, तो मेरे पास ये क्या हो गया? -2D हो गया। जहां पे +2D था, तो इक्वल की लेफ्ट साइड पर आके ये मेरे पास क्या हो गया? -2D हो गया। और इज इक्वल टू, जाहिर सी बात, 6 को मैं इक्वल की लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेके गया, ये माइनस का था, तो ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। इज इक्वल टू 6 यानी कि प्लस का हो गया। स्टूडेंट्स, मैं यहां से दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या किया? मैंने डी वाले कोएफिशिएंट को मैंने क्या किया? एक साथ अरेंज किया।
अरेंज किस तरह से किया, मैंने आप लोगों को बताया 2d मेरे पास इक्वल की राइट साइड पर है, इसको जब मैं इक्वल की लेफ्ट साइड पर लाया, जब प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया, इज इक्वल टू, अब 6 को मैंने भी अरेंज करना है, 6 मेरे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पर है, तो जब मैं इसे राइट साइड पर लेके गया तो ये क्या हो गया प्लस 6 हो गया। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 4d में से मैंने 2d माइनस किया तो क्या बचता है 2d बचेगा। अब जाहिर सी बात इसमें देखना है बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4d मेरे पास बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया 2d के साथ मेरे पास अगर कोई साइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने समझना है मेरे पास प्लस का साइन मौजूद है, मेरे पास प्लस का साइन मौजूद है, 2d इज इक्वल टू 6। उसके बाद जाहिर सी बात मैंने d को फाइंड करना है, d को जब मैंने d इज इक्वल टू 6/2 किया, यानी कि d के साथ जब कोई भी नंबर होता है तो उसका डिनोमिनेटर होता है। मैंने अपने पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है d के साथ कोई भी जो नंबर होता है वो उसका हमेशा डिनोमिनेटर बनता है, तो d इज इक्वल टू 6/2, मैंने d को अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट रिमेनिंग 2 इक्वेशन की तरफ देखते हैं ताकि उनकी मदद से मैंने a और b का a और b की वैल्यूज को मैंने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया पुट द वैल्यूज ऑफ c इज इक्वल टू 4, यानी कि c का जो 4 मेरे पास आंसर आया है, मैंने c की वैल्यू को मैंने फाइंड किया हुआ है, उसको मैंने किस में पुट कर दिया, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया स्टूडेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 पे है a + c इज इक्वल टू 0, a + c इज इक्वल टू 0। अब c की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, जो मैंने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू क्या है 4 है, a प्लस c की जगह मेरे पास 4 आ गई इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 प्लस का इधर है इक्वल की लेफ्ट साइड पर है, जब मैं इसको इक्वल की राइट साइड पर लाऊंगा तो स्टूडेंट्स ये प्लस का 4 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, जब -4 होगा तो इजीली मेरे पास a की वैल्यू को भी मैंने फाइंड कर लिया है, इजीली मैंने a की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स हम अब अपनी लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बच गई है वो कौन सी है, a + 2b इज इक्वल टू -7। अब मैं इसकी तरफ चलता हूं, अब पुट द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू -4, जो मैंने a की ये -4 वैल्यू निकाली है इसको मैंने पुट किस में कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है -4 + 2b इज इक्वल टू -7, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब 2b को अपनी ही जगह पर रहने दिया, यानी कि 2b इक्वल की लेफ्ट साइड पर मौजूद है और -7 भी अपनी ही जगह पर रहा, और जो -4 इक्वल की लेफ्ट साइड पर मौजूद था उसको मैं राइट साइड पर लाया, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पर लाया, -4 क्या हो गया +4 हो गया स्टूडेंट, जहां पे -4 क्या हो गया +4 हो गया। और जब मैंने नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व किया माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 मैंने माइनस किया तो 3 आ गया। अब अगेन स्टूडेंट जैसा कि हमने पीछे इस इक्वेशन के स्टेप में किया था कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, यहां पे देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 है या 7 है। जी स्टूडेंट यहां पे बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सी है 7 है, तो 7 के साथ कौन सा साइन मौजूद है स्टूडेंट, 7 के साथ मेरे पास माइनस का साइन मौजूद है। मैंने क्या किया माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। अब इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का है, 7 बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन मौजूद है। तो स्टूडेंट मैंने नीचे ही एज इट इज माइनस का साइन मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया, यानी कि 2b इज इक्वल टू -3। उसके बाद b की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, b की वैल्यू को जब मैंने फाइंड किया b इज इक्वल टू -3/2, यानी कि b के साथ जो 2 है वो हमेशा किसी भी कोएफिशिएंट के साथ जो कोई नंबर होता है वो हमेशा जब हम उसे फाइंड करते हैं तो वो हमेशा डिनोमिनेटर आगे बनता है। तो स्टूडेंट ऐसे मैंने अपनी तमाम 4 की 4 वैल्यूज को फाइंड कर लिया जो कि a b c d के नेम से थी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर में पूरी की पूरी समझ लग चुकी होगी कैसे हमने वैल्यूज को फाइंड किया जो कि a b c d है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो थ्रू एक प्रॉपर चैनल के जरिए से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ताकि मैं दोबारा से क्वेश्चन की रिवीजन करवा सकूं और स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज।